to the fourth part of force and pressure. So in this video or in this part we are going to see about buoyant force, Archimedes principle, density and relative density of a substance. So in the previous video we have covered the most of this chapter. So in 3 parts we have already covered the maximum part of this chapter. So if you haven't watched that videos, you can go through the playlist I have created so that you will understand this video more better. Okay, so we have given some introductory part of buoyant force in our previous video. So if you haven't watched it, you can watch it also. So let's get started. Buoyant force. So what is meant by the buoyant force? So we have some illustrative examples on the page number 19, as well as we have the definition of that buoyant force. First of all, let's see what is the definition of buoyant force. First of all, okay. सबसे पहले buoyant force की definition देखते हैं. The upward force acting on an object in water or other fluid or gas is called buoyant force. Buoyant force मतलब क्या होता है भाई, किसी भी लिक्विड के अंदर या फिर किसी फ्लूइड के अंदर या किसी गैस के अंदर जब आप कोई सब्सटेंस रखते हो तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा होता है जो ऊपर के तरफ होता है. ऐसा अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं बुoyant फोर्स. फोर्सेस के कई प्रकार आपको पता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं फोर्सेस के, राइट. ग्रेविटेशनल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. फोर्सेस के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हो, ये पूरे चैप्टर में हमने फोर्सेस के बारे में ही बात की है, राइट. बैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्सेस, तो ये फोर्स के ऊपर ही चैप्टर है. तो बुoyant फोर्स क्या होता है, जब किसी एक लिक्विड या फ्लूइड के अंदर या गैस के अंदर आप दिखते हो तो एक बुoyant फोर्स मतलब एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट हो रहा होता है उस ऑब्जेक्ट, उस मीडियम के, उस फ्लूइड के पार्टिकल्स की मदद से, उन पार्टिकल्स की वजह से वो एक अपवर्ड फोर्स उसको जनरेट करता है. अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं उसको समझने के लिए और अच्छे से. आपकी किताब में कुछ अच्छे एग्जांपल दिए गए हैं. तो सबसे पहला एग्जांपल जो दिया गया है कि एक ऐसा वाटर टैंक लीजिए, प्योर वाटर रखिए उसके अंदर, ठीक है, प्योरली वाटर होना चाहिए उसके अंदर. तो सबसे पहले क्या करिए, एक एम्प्टी बॉटल, खाली बॉटल लीजिए, उसको एयर टाइट एकदम पैक ढक्कन लगाइए. ये वाला रखा हुआ है देखिए, इसको उसको सरफेस पर रखिए तो वो तैरने लगेगा, राइट. इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस. अगर आप उसको ज़बरदस्ती ऊपर से पुश करके अंदर ले जाएंगे और फिर से छोड़ देंगे तो फिर से वो क्या करेगा, तैर के सरफेस पर आ जाएगा. मतलब ये क्या कर रहा है, उसको हमने नीचे डाला फिर भी वो ऊपर रहने की कोशिश कर रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है, हमने उसको नीचे, वो डूबता क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना ये बुoyant फोर्स एक्ट हो रहा है. इसको जो नीचे से ये जो पार्टिकल्स है ना वाटर के, ये इसको ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं. दैट पुश और दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द बुoyant फोर्स. अच्छा ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं. इसकी जगह पर आप चाहो तो यहाँ पर एक ऐसा हॉलो खाली बॉल भी ले सकते हो. बॉल है एक प्लास्टिक का, वो खाली है अंदर से, एकदम खोखला है. वो अगर बॉल लोगे, हॉलो बॉल लोगे, तो वो भी सेम आपको इसमें एग्जांपल देखने को मिलेगा कि वो तैरता है सरफेस के ऊपर. अच्छा, उसके बाद क्या किया, दूसरा वाला इसमें एक्टिविटी क्या किया इन्होंने, उस बॉटल में पूरा एंड तक जितना भर सकते हो आप पूरा पानी भर लो. अच्छा, उसको ढक्कन पैक कर दो, टाइट लगा दो उसका लिड, और फिर उसको पानी में छोड़ दो. तो क्या होगा, ये नीचे तो जाएगा, डूबेगा तो सही लेकिन सरफेस तक नहीं पहुँचेगा. डूबेगा तो सही लेकिन सरफेस तक नहीं पहुँचेगा. इसका क्या कारण है, इसका क्या वजह हो सकती है. तो देखिए, कोई भी चीज़ नीचे क्यों जा रही है, डूब क्यों रही है, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स एक्ट हो रहा है उसके ऊपर. ग्रेविटेशनल फोर्स इज द डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है. जो अर्थ का फोर्स होता है, धरती माता का फोर्स हम उसको कहते हैं, तो वो धरती माता का फोर्स उसको नीचे ले जाना चाहता है ना. नीचे की तरफ एक फोर्स एक्ट हो रहा होता है जो उसको नीचे ले जाना चाहता है. लेकिन उसी टाइम पर ये जो बुoyant फोर्स है, जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं कि ये ऊपर की तरफ रहे. ये बुoyant फोर्स देखो, इसको एफ सबस्क्रिप्ट में बी, एफ बी ऐसा नोट किया गया है इसको, ये एफ बी. वो क्या चाहता है, वो ऊपर की तरफ रहे, लेकिन धरती माता क्या चाहती है कि वो नीचे आए. तो ये क्या हो जाता है, वो जब एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है इस फ्लूइड के अंदर, एक पर्टिकुलर लेवल आती है. देखिए, एक ये लेवल है, मान लो ये दूसरी लेवल, ये तीसरी लेवल, ये फोर्थ लेवल, और लास्ट में ग्राउंड है, ठीक है. तो ये फर्स्ट लेवल पर जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उस बॉटल के ऊपर, जब ये बॉटल यहाँ पर थी, फर्स्ट लेवल पर थी, तो उसमें 2 फोर्सेस हैं, एक तो बुoyant फोर्स है और एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है. लेकिन फिर भी वो वहाँ रुकता नहीं है. क्यों नहीं रुकता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द बुoyant फोर्स, ठीक है. बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेज हमने पढ़े हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, तो यहाँ पर बैलेंस अनबैलेंस फोर्स वाला ही लॉजिक लगाना है. जो बुoyant फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है, वो कम रहेगा पहली लेयर में, फर्स्ट स्टेज पे, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी मोर, तो इसलिए वो नीचे जाएगा. फिर सेकंड लेयर पे भी ऐसा ही है, ग्रेविटी का फोर्स ज़्यादा है, थर्ड पे भी वैसा ही है. लेकिन जब वो फोर्थ लेवल तक पहुँचेगा, थर्ड और फोर्थ लेवल के बीच में जब पहुँचेगा,
तो उस समय पर ये जो दोनों फोर्सेस है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स और बुओयंट फोर्स, वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसलिए वो हवा में तैरता है वहाँ पर, उस पानी में, हवा में एक्चुअली इस पानी में, इस जगह पर ऐसे हवा में फ्लोट करेगा, वो ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, उस जगह पर ही टिका रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो दोनों फोर्सेस हैं, कौन से फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द बुओयंट फोर्स आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। जब कोई दो फोर्सेस होते हैं जिनका सेम मैग्नीट्यूड होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो वो कैंसल हो जाते हैं। तो इस जगह पर, इस पॉइंट पर, इस पर जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, दैट इज बुओयंट फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, आर सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को और वो जो बॉटल है वहीं पर रुक जाती है। ठीक है, तो ये हमने एक देखा एग्जाम्पल। इसके बाद और एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसमें एक यूज और ब्रेन पावर दिया गया है। ठीक है, बुओयंट फोर्स समझ में आ गया हमको। बुओयंट फोर्स मतलब एक ऐसा अपवर्ड फोर्स है जो ये फ्लूइड क्या कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसा अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है। ऐसा ही फोर्स एयर में भी एक्सर्ट होता है। इसका एक एग्जांपल है, जो बलून होता है, हीलियम गैस का बलून होता है ना, जो बलून मिलता है, गुब्बारे मिलते हैं जिसमें गैस भरी होती है, उसको आप छोड़ोगे तो ऊपर जाता है। क्यों ऊपर जाता है भाई, उसको कोई फोर्स थोड़ी लगा रहा है, ग्रेविटी उसको नीचे क्यों नहीं लेके आती, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट उस पर एक फोर्स लग रहा होता है, एयर का बुओयंट फोर्स होता है वो, जो उसको ऊपर ले जाना चाहता है, राइट। तो वो फोर्स उसको ऊपर ले जाता है। तो ऐसा गैसेस के अंदर भी होता है बुओयंट फोर्स, और लिक्विड सब्सटेंसेस जो होते हैं, वाटर हो गया या और भी कोई लिक्विड सब्सटेंसेस होंगे, सब में अलग अलग अमाउंट होती है ये बुओयंट फोर्स की। ठीक है, फोर्स है तो ये न्यूटन में मेजर होता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन। न्यूटन विल बी द एसआई यूनिट ऑफ बुओयंट फोर्स। ओके, अब उसकी और एग्जांपल देखते हैं। While pulling a bucket from a well, the bucket full of water immersed fully in water appears to weightless than when it has been pulled out of the water. ठीक है, अब एक कुआं है, कुएं में से जब आप पानी निकालते हो, इमेजिन करो इस चीज़ को, जब बकेट नीचे जाती है और उसमें पानी भरते हो, तो जब एक पर्टिकुलर लेवल तक वो बकेट पानी में ही होती है, आप ऊपर खींच रहे हो लेकिन वो पानी में से ही ऊपर होती हुई, पानी में से होते हुए वो ऊपर आ रही है, तो उस समय आपको उतना वजन फील नहीं होता उसका। लेकिन जैसे ही वो पानी से ऊपर आ जाती है, मतलब एयर के प्रेजेंस में, वो उसका वजन आपको फील होना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एयर का बुओयंसी और वाटर का बुओयंसी अलग है। क्योंकि आप जब ऊपर खींच रहे थे तो उसको आप एनर्जी लगा रहे थे, तो जब वो पानी के अंदर था तो उस समय वाटर जो था, उसका जो वाटर का बुओयंट फोर्स था आसपास वाले वाटर का, वो हेल्प कर रहा था उसको ऊपर ले जाने के लिए। तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ रहा था उसको खींचने के लिए, क्योंकि आपकी काफ़ी मेहनत वो कौन कर रहा था, जो उसके अंदर वाटर में जो थे, सराउंडिंग वाटर था, वही उसमें हेल्प कर रहा था। देखिए मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ इसकी। एक सेकेंड, हाँ ये देखो, मान लो ये एक कुआं है, ठीक है, ये इसको पुली लगी हुई है, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, ये बकेट लटका के रखी है, ठीक है, इधर आप ये खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो, आप इसको ऐसा बाहर खींच रहे हो, और वाटर देखो यहाँ पर, वाटर भी बनाएंगे हम लोग, ड्रॉ करेंगे वाटर भी। ठीक है, ये वाटर लेवल है। तो जब तक ये पानी के अंदर है बकेट, मतलब इस लेवल तक जब रहेगी तो बहुत इजीली आप उसको पुल कर पाओगे। क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब ये पानी में होता है ना, तो ये वाटर क्या करता है, आपको हेल्प करता है। ये वाटर भी क्या करता है, इसके ऊपर ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसा फोर्स लगा रहा होता है कि वो इजीली ऊपर आए, तो आपकी मेहनत कम लगती है। लेकिन जैसे ही ये बकेट जो है वो इस लेवल पर आ जाएगी, ऊपर की लेवल पर आ जाएगी, एयर में आ जाएगी, तो उसकी बुओयंसी चेंज हो जाती है, क्योंकि एयर की बुओयंसी जो है वो अलग है, वाटर की बुओयंसी अलग है, तो इतना ज़्यादा आपको पुल नहीं मिलता, तो उसको आपको खुद को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए आपको डिफिकल्टी जाती है जब वो पानी के बाहर आ जाता है। ओके, आई हैव होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज, take a piece of thin aluminum sheet and dip in the water in a bucket. What do you observe? Now shape the same. क्या सिंपल मैं बता देता हूँ, मैं बताइए एग्जांपल। इसमें क्या करना है, एक बकेट लीजिए, उसके अंदर पानी लीजिए, एल्यूमिनियम का जो होता है ना, एल्यूमिनियम का ऐसा टुकड़ा लीजिए, एक वो शीट लीजिए, शीट मतलब ऐसे चौकोन ऐसी शीट होती है, वो शीट लीजिए और उसको पानी में छोड़िए, तो वो तैरने लगेगी सरफेस पर। अब उसी शीट को क्या करिए, ऐसे एकदम बॉल बनाइए, क्रश करके उसका बॉल बनाइए और उसी पानी में छोड़िए, तो बॉल नीचे डूब जाएगा, इट विल नॉट फ्लोट।
भाई मटेरियल तो वही है ना, मटेरियल वही है, मास उसका वजन भी उतना ही है, लेकिन शेप चेंज करने से वो डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है और शेप के ऊपर डिपेंड करता है। बोयंसी किस पर डिपेंड करती है? शेप के ऊपर डिपेंड करती है। द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट यू आर डिजॉल्विंग इन दैट लिक्विड, या डिजॉल्विंग नहीं, सॉरी, आप पुटिंग इन दैट लिक्विड, डिजॉल्विंग नहीं आएगा, पुटिंग आएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ और एग्जाम्पल बताया गया है, आयरन नेल सिंक्स इन द वाटर बट व्हाई डज द मैसिव स्टील शिप फ्लोट ऑन इट। एक छोटा सा खिला लेंगे, छोटा सा खिला है, उसका वजन तो इतना कम है, फिर भी वो डूब जाता है पानी के अंदर अगर डालेंगे तो, खिला। लेकिन अगर आप बड़ी सी शिप देखो, शिप होती है ना, जहाज होता है पानी का, वो इतना बड़ा होता है, उसका मास भी इतना बड़ा होता है, तो फिर वो क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा बनाया हुआ होता है कि वो तैरे उसके ऊपर, मतलब उसका जो सरफेस एरिया है, शिप का जो सरफेस एरिया होता है वो ऐसे ज़्यादा होता है कि वो इजीली उसके अंदर डूबे नहीं, है ना। शिप का सरफेस एरिया क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर उसका शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से बोयंसी उसके ऊपर अलग अलग तरीके से एक्ट करेगी। वेट इज़ नॉट मच रिमोट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका मास जो है, मास या वेट, किसी चीज़ का वजन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम। वॉल्यूम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर और एक एग्जाम्पल दिया गया, इट इज़ ईजियर टू स्विम, इसका ये गिवरिजन में भी आता है आपको कभी कभी क्वेश्चन, इट बिकम्स ईजियर टू स्विम इन सी वाटर देन इन फ्रेश वाटर। सी वाटर में स्विम करना आसान है, फ्रेश वाटर में डिफ़िकल्ट है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सी वाटर में होते हैं सॉल्ट, है ना, समुद्र के पानी में सॉल्ट होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, उस लिक्विड का, उस वाटर का डेंसिटी चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं कितनी दूर कितना पास है, वो उसको डेंसिटी बोलते हैं। अब डेंसिटी जब चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से, अब जैसे डेंसिटी अगर इंक्रीज हो गई, सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर, तो आप सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा डेंसिटी रहेगी आप उतना इजीली उसमें फ्लोट कर पाएंगे, उतना इजीली वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, क्योंकि बोयंट फोर्स ज़्यादा होता है। अगर किसी लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होती है तो बोयंट फोर्स जो होता है ना उसके अंदर वो ज़्यादा होता है। बोयंट फोर्स मतलब जो फोर्स ऊपर की तरफ आपको फ्लोट करने में हेल्प करेगा। अब अगर फ्लोट करने वाला फोर्स जो है वो ज़्यादा है तो आप इजीली अच्छे से सरफेस पर क्या कर पाओगे? स्विम कर पाओगे। आपको ऊपर रहने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वहीं अगर फ्रेश वाटर में नॉर्मल देखोगे तो वहाँ पर बोयंट फोर्स कम है एज़ कम्पेयर टू सी वाटर, तो वो आपको जल्दी डुबा देगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, राइट। बोयंट फोर्स अगर कम है तो ग्रेविटेशनल का फोर्स जो है वो ज़्यादा एक्ट करेगा, तो इसलिए आप उसमें डूब जाओगे इजीली। मतलब आपको ऊपर रहने के लिए, मतलब स्विम करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इसलिए आपको ज़्यादा डिफिकल्ट होगा सी वाटर में, मतलब फ्रेश वाटर में स्विम करना एज़ कम्पेयर टू सी वाटर। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? चलो आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब ये ओवरऑल एग्जाम्पल से हमको क्या समझ में आता है, क्या कंक्लूड करते हैं हम कि बोयंट फोर्स किस पर डिपेंड करता है? ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। पहला तो है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या होता है? वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है, मतलब वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। द बोयंट फोर्स इज मोर इफ द वॉल्यूम ऑफ द डिपिंग ऑब्जेक्ट इज मोर। मतलब ऑब्जेक्ट का अगर वॉल्यूम आप इंक्रीज कर दो, मतलब या सरफेस एरिया या वॉल्यूम जो होता है ना ऑब्जेक्ट का, वो अगर आप इंक्रीज कर दो तो बोयंट फोर्स उसके ऊपर लगने वाला इंक्रीज हो जाता है। वही लिक्विड है, सेम वाटर है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट आप कंसिडर करिए। पहला ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम कम है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो जिसका वॉल्यूम कम है वो डूब जाएगा और जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है वो तैरेगा। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट बिकॉज ऑन दैट ऑब्जेक्ट द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू बोयंसी विल बी मोर। उसके ऊपर बोयंट फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगा, वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो। सो मोर वॉल्यूम मोर बोयंट फोर्स, इट विल सिंक, नॉट सिंक, इट विल फ्लोट। ठीक है, आई विल रिपीट इट, मोर वॉल्यूम मोर बोयंट फोर्स, द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इजीली। नेक्स्ट फैक्टर इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जिस लिक्विड की आप बात कर रहे हो बोयंसी की, उसकी डेंसिटी कैसी है। डेंसिटी मतलब घनत्व, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और
मोर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मोर इज द फोर्स ऑफ बोयंसी, मतलब बोयन फोर्स ज़्यादा रहेगा अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब उस लिक्विड के या फ्लूइड के पार्टिकल्स अगर पास पास हैं, मतलब डेंसिटी ज़्यादा है अगर, तो बोयन फोर्स ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसका मतलब उसमें तैरना या उसमें फ्लोट करना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, इन दो फैक्टर्स पर बोयन फोर्स डिपेंड करता है। 1 मार्क या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है ये एग्जाम में। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसके ऊपर एक कंक्लूजन निकाला है और एक डू यू नो या ब्रेन पावर टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर। हाउ इज इट डिसाइडेड दैट इन ऑब्जेक्ट लेफ्ट इन लिक्विड will get sink in the liquid, will float on the surface और will float inside the liquid। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट है, सर रैंडमली आपने कोई ऑब्जेक्ट को क्या किया, मैंने आपको कोई तो भी ऑब्जेक्ट बोला, सपोज पेन, एक पेन लो, पेन को क्या करो, किसी एक लिक्विड में डाल दो, वाटर में डाल दो। ठीक है, अब उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो वो तैरेगा, या तो पूरा आखिरी तक डूब जाएगा, या तो वाटर के बीचों बीच जाके तैरेगा, है ना। तो वो किस पर डिपेंड करेगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे आप, वो कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ द बोयन फोर्स इज लार्जर देन इट्स वेट। इट्स वेट, वेट मतलब क्या है, अब वजन बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअली में वेट मतलब होता है द फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, और वो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग होता है। ठीक है, उसके मास पर डिपेंड करता है, मास मतलब उसका वजन। ठीक है, देखिए अब ये ऑब्जेक्ट है, एक ये सरफेस है, एक सेकेंड ना, मान लो ये एक सरफेस है, इस पर दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है। इसका मास है मान लो 2 kg, इसका मास है 1 kg। तो दोनों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, 2 kg वाले पर ज़्यादा एक्ट हो रहा है और 1 kg वाले पर कम एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। अच्छा, और जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ द बोयन फोर्स इज लार्जर देन इट्स वेट। ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी देखिए यहाँ पर फ्लोट करना या फिर सिंक करना, ये किस पर डिपेंड करता है, ये देखो मान लो ये लिक्विड है, ये ऑब्जेक्ट है, दो फोर्सेस है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक तो बोयन फोर्स। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो तैरेगा या वो डूबेगा। ठीक है, अब अगर नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू द अपवर्ड फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट अगर ज़्यादा है एज कंपेयर टू द बोयन फोर्स, द ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट विल सिंक। ठीक है, ये दूसरा वाला बता दिया मैंने, ऑब्जेक्ट विल सिंक अगर नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है तो। अगर ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है, मतलब बोयन फोर्स इज मोर, इफ बोयन फोर्स इज मोर देन दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट से अगर बोयन फोर्स की मात्रा ज़्यादा है, मतलब अपवर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इट विल फ्लोट, इट विल फ्लोट। लेकिन अगर बोयन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों सेम है, दोनों भी क्या है, सेम है, तो ऑब्जेक्ट डूबेगा लेकिन एक पॉइंट पर जाके रुक जाएगा, मतलब उस लिक्विड के अंदर जाके वो ऐसा फ्लोट करेगा, अंदर जाके वो फ्लोट करेगा, क्योंकि उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, बोयन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएंगे, दोनों भी सेम हो जाएंगे। तो ठीक है, तो अगर आपको बताना है कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, सिंक करेगा या फ्लूइड के अंदर सिंक करे, फ्लूइड के अंदर फ्लोट करेगा, तो उसको बताने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, बोयन फोर्स पता होना चाहिए और ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है उसके ऊपर, वो दोनों फोर्सेस पता होने चाहिए। अगर आपको पता है तो आप इजीली बता सकते हो कि ये डूबेगा, तैरेगा या पानी में तैरेगा। ठीक है, ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। वी विल सी सम एग्जांपल्स इन न्यूमेरिकल्स। ओके, हम लोग इसके एग्जांपल देखेंगे, आपको और अच्छे से समझेगा आगे। पेज नंबर 21 पे इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इट इज़ कनेक्टेड विद द बोयन फोर्स, इसलिए इसको मैंने साथ में पढ़ाया। बोयन फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल साथ में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट का नाम
ही वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे, बहुत होशियार थे ये लोग। आर्किमिडीज से इनका फोटो दिखाया है, ये देखो ये है आर्किमिडीज, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे बाद में, उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट। अब इसमें इन्होंने क्यों आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्यों पढ़ते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बिकॉज अगर हमको पता करना है कि चलिए कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका मान लो 2 kg का ऑब्जेक्ट है, 2 kg का ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको बड़े से एक वाटर टैंक के अंदर डाला, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg, उसको भी मैंने सेम टैंक में डाला, तो क्या दोनों में बोयन फोर्स एक्ट होगा जो वो सेम होगा क्या? नहीं, दोनों पर लगने वाला बोयन फोर्स अलग अलग होगा। लेकिन कितना बोयन फोर्स होगा वो कैलकुलेट कैसे किया जाए, वो पता कैसे किया जाए? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है बेटा, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए बोयन फोर्स उसी लिक्विड के लिए, उतने ही अमाउंट ऑफ लिक्विड के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग बोयन फोर्स होता है, ठीक है। उसके लिए, उसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट बताया। अब देखिए क्या करिए, एक रबर बैंड लीजिए, रबर बैंड को कट कर लीजिए और उसको ऐसा स्ट्रेट, ऐसा थ्रेड के जैसा उस पर एक पत्थर बांध लो, 50 ग्राम का एक पत्थर बांध लो, एक स्टोन बांध लो। अब इसको एयर में ऐसा सस्पेंड करो। ये एक कंटेनर है, इसमें वाटर वगैरह कुछ नहीं है, खाली है, ठीक है, मतलब एयर भरी हुई है। इसको अगर आप एयर में ऐसा सस्पेंड करेंगे, ऐसा यहाँ पर लटकाएंगे, तो ये क्या होगा, रबर बैंड स्ट्रेच होगा और एक पर्टिकुलर लेंथ तक ये स्ट्रेच होगा। आपको क्या करना है, ये लेंथ मेजर कर लेना है। सपोज ये 10 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच हुआ सपोज, ठीक है। अब इसी को क्या करना है, यही सेम कंटेनर, इसमें क्या करना है, वाटर फिलअप करना है। अब यहाँ पर सस्पेंड करो इसको वाटर के अंदर, तो ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, लेकिन उतना नीचे नहीं जाएगा जितना ये एयर में था, तो इसकी लेंथ अलग रहेगी। यहाँ पर रहेगी ये 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो स्ट्रेच होता है ना, तब ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में, है ना। उसको स्ट्रेच होने के लिए, लेंथ को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ फोर्स ज़्यादा लगना चाहिए। तो एयर में जब होता है तो ज़्यादा फोर्स लगता है, लेकिन जब ये वाटर में होता है ना, यही चीज़, सेम वेट वाला ऑब्जेक्ट है, सेम वेट वाला, वही सेम स्ट्रेंथ है, वही आपका रबर बैंड है, लेकिन ये जो इसकी लेंथ है ये कम क्यों होती है? क्योंकि इसको जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना नीचे की तरफ लगने वाला, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर बोयन फोर्स ज़्यादा लगता है। इसको बैलेंस करने के लिए बोयन फोर्स, मतलब ये क्या कर रहा है, ग्रेविटी तो इसको नीचे लेकर जाना चाहती है, लेकिन बोयन फोर्स क्या करता है, इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करता है, तो इसलिए इसकी लेंथ कम रह जाती है। वहीं एयर में ऐसा नहीं होता, एयर में सिर्फ ग्रेविटी का राज है, ग्रेविटी ज़्यादा वहाँ पर अपना असर दिखाती है और वो एकदम नीचे जाता है। इसकी वजह से लेंथ ऑफ द रबर बैंड इज मोर इन एयर एज कम्पेयर टू इन वाटर। तो यहाँ पर वही फिर से बताया, बोयन फोर्स के बारे में ही बताया गया है कि अगर किसी लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका बोयन फोर्स ज़्यादा रहेगा, अगर डेंसिटी कम है तो बोयन फोर्स कम रहेगा। लेकिन कितना, यहाँ पर आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या आंसर दिया कि कितना फोर्स होगा, वो उसको पता कैसे किया जाए कि कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए तो वो अलग अलग है। फिर वो किस बेसिस पर आप कैलकुलेट करेंगे कि कितना बोयन फोर्स एक्ट हो रहा है। अच्छा, एक और बात है यहाँ पर, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप अलग अलग लेयर्स में जाते हो, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, ये थर्ड लेयर, ये फोर्थ लेयर मान लो, तो इन अलग अलग पॉइंट्स पर बोयन फोर्स अलग अलग होता है। वही ऑब्जेक्ट है लेकिन इन अलग अलग पॉइंट्स पर क्या होता है, उसके ऊपर बोयन फोर्स अलग अलग एक्ट हो रहा होता है। तो फिर कैसे पता किया जाए? तो इन्होंने, आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया, और ये एक्सीडेंटली इनका, ये वो सोचते रहते थे, ये सोचने वाला इंसान थे आर्किमिडीज। ये देखो इनका फोटो दिया गया है आर्किमिडीज का, ये बहुत सोचने वाले इंसान थे। तो सोचते रहते थे कि ये बोयन फोर्स का मैं कैलकुलेट कैसे करूँ। तो इसकी स्टोरी है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो सोचते थे ठीक है, फिर एक दिन क्या किया, ये ऐसे बाथरूम में गए, बाथटब में नहाने के लिए। तो बाथटब में जब ये बैठे, जैसे ही बाथटब में पानी भरा हुआ था, बाथटब में जैसे ही बैठे तो बाथटब में जो पानी था वो फुल था, लेकिन जैसे ही बैठे उसमें से बहुत सारा पानी बाहर फ्लो हो गया। क्या हो गया? बहुत सारा पानी बाहर निकल गया। तो उन्होंने सोचा कि ये क्या हुआ, मैं जब अंदर गया तो पानी बाहर आ गया, मतलब जो पानी ने जो पहले स्पेस ऑक्यूपाई करी हुई थी वो स्पेस मैंने ऑक्यूपाई कर ली। तो इनके दिमाग में आया कि यही राज है बोयन फोर्स के पीछे।
उनके कुछ तो भी दिमाग में आया और वो कुछ चिल्लाते हुए बाहर निकले, यूरेका 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 करके बाहर निकले, बोले आई यूरेका, मतलब उनके ग्रीक वर्ड है वो यूरेका, उनकी लैंग्वेज थी, तो उसमें उन्होंने यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए बाहर आए। यूरेका का मतलब होता है आई फाउंड इट, मैंने इसको ढूंढ लिया। तो उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया, तो वो बहुत खुश हुए। और उस पर उन्होंने बताया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, अ फोर्स ऑफ बोयंसी एक्ट्स ऑन इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट या तो पूरी तरीके से डूबा हुआ होता है किसी फ्लूइड में, या थोड़ा सा डूबा हुआ होता है कुछ हिस्सा उसका, तो उस फ्लूइड द्वारा, उस लिक्विड द्वारा उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा होता है, जिसको हम बोयंट फोर्स कहते हैं या फोर्स ऑफ बोयंसी कहते हैं। अब इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, अब ध्यान से देखो, दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब ये फोर्स कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाते ही उसमें से कितना लिक्विड बाहर आया, मतलब आर्किमिडीज के बाथटब में जाते ही उसमें से कितना पानी बाहर आया, उन्होंने क्या मान लिया उसको कि उतना ही बोयंट फोर्स उनके ऊपर एक्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो मान लो, इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं आपको। ये एक्सपेरिमेंटली भी करना है, साइंस लैब में आता है ये, आपको प्रैक्टिकल में है। ठीक है, मान लो एक टब है या फिर ऐसा कंटेनर है, इसके अंदर आपने पानी भरा है। कितना पानी है, मान लो इसमें 1 लीटर पानी है। ठीक है, क्या है इसके अंदर, 1 लीटर पानी है। और 1 लीटर पानी का वेट अगर आप कहें, 1 लीटर पानी का वेट आप कहें तो लाइक अराउंड 930 ग्राम्स होता है ये। ठीक है, 1 लीटर पानी का हम लोग 1 किलो पानी करते हैं। ठीक है, 1 लीटर पानी नहीं लेकर 1 किलोग्राम पानी लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसका 1 किलोग्राम पानी लेंगे। तो 1 किलोग्राम पानी लिया है आपने इसके अंदर। अब इसमें आपने क्या किया, 1 किलोग्राम पानी पूरा आखिरी तक भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है ये। ठीक है, अब जगह नहीं है इसके अंदर, पूरा भरा हुआ है। अब इसमें क्या किया आपने, एक आयरन बॉल डाला, आयरन लोहे का एक बॉल लिया, वो इसके अंदर आपने डाला, ये आयरन बॉल। अब जैसे ही आपने ये आयरन बॉल इसके अंदर डाला, इसमें से कुछ पानी बाहर आएगा। उस पानी को क्या कर लेना है आपने, जमा करना है, जो पानी बाहर आया। मान लो उसमें से 100 ग्राम पानी बाहर आ गया। ठीक है, 1 किलोग्राम में से 100 ग्राम पानी बाहर आ गया, और वो 100 ग्राम को आपने वेट किया। अब जो भी वेट है, 100 ग्राम वेट आ रहा है उसका, और वो जो वेट रहेगा इट विल बी इक्वल टू द बोयंट फोर्स। 100 ग्राम मतलब 100 न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। उन्होंने क्या बता दिया कि 100 ग्राम मतलब 100 न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। मीन्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द, इसलिए मास हो गया, ग्राम और किलोग्राम इज द मास। ओके, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक दूसरा फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो वेट मतलब एक्चुअली होता है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अपने अपने मास के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो जितना पानी वो डिस्प्लेस करेगा ना, सीधी सीधी बात है, जितना पानी वो डिस्प्लेस करेगा उसका मास निकालिए, उस मास के बेस, मास मतलब ग्राम किलोग्राम जो भी है। जैसे 100 ग्राम पानी बाहर आ गया था ना, तो 100 ग्राम पानी के लिए उसके ऊपर वेट कितना होता है, उसका वेट 100 ग्राम क्या है, उसका मास है। मास अलग चीज़ है, वेट अलग चीज़ है। ठीक है, वेट मतलब उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। वो कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप वेट निकाल सकते हो। फिर वो वेट निकाल के, तो वो वेट विल बी इक्वल टू द बोयंट फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल निकाला। अब इसका यूज़ क्या हुआ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत काम की चीज़ आई, पूरी दुनिया में एक रिवॉल्यूशन आ गया उसकी वजह से, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से। तो क्या हुआ, द आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड वेरी वाइडली। दिस प्रिंसिपल हैज़ बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स एंड सबमरीन्स। शिप्स और सबमरीन बनाने के काम में भी ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कुछ लैब में इस्तेमाल करते हैं, लेक्टोमीटर जो डेंसिटी वगैरह पता करते हैं लिक्विड्स की, हाइग्रोमीटर है, वाटर के कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें काम आता है हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो ये सब उनके लिए ये प्रिंसिपल जो है वो ये इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए हेल्प किया इस प्रिंसिपल ने। ठीक है, और भी बहुत जगह पर ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी ये।
ठीक है, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल टू कैलकुलेट द बोयंसी. Next, last topic that we are going to see in this video is the density of a substance and relative density. Density का मतलब आप जानते हो, आपने बहुत बार पढ़ा होगा. Density मतलब घनत्व. घनत्व ये हिंदी वर्ड है, ठीक है, मतलब कितनी स्पेस में कितने पार्टिकल्स हैं, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस, एक पर्टिकुलर जगह पर किसी एक सब्सटेंस के कितने पार्टिकल्स है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. सपोज एक 10 बाय 10 का रूम है, 10 बाय 10 फुट का एक रूम है, उसमें 4 लोग हैं, ठीक है, 4 पीपल है. और वहीं उसी रूम में फिर बाद में आपने क्या कर दिया, उसमें 40 पीपल भर दिए, 40 लोग भर दिए. तो जगह उतनी ही है लेकिन लोग बढ़ गए. तो अब ये लोग मान लो कि अभी डेंसिटी क्या हो गया, डेंसिटी ज़्यादा हो गई. डेंसिटी मतलब क्या कि कितनी स्पेस में कितने लोग हैं, इसको बोलते हैं डेंसिटी. ठीक है, तो पहले जो एग्जाम्पल दिया उसमें 4 लोग थे तो उसमें डेंसिटी कम थी. फिर जो दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें 40 लोग हैं उसमें डेंसिटी बढ़ गई, 10 गुना बढ़ गई डेंसिटी. ठीक है, तो डेंसिटी मतलब एक थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे आप शायद इस चीज़ को कि डेंसिटी मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर स्पेस, पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ अ एरिया, पर्टिकुलर एरिया बोल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ एरिया नहीं, पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. मास मतलब वजन, वॉल्यूम मतलब एरिया ऑक्यूपाइड. ठीक है, और एरिया ऑक्यूपाइड बाय द दैट सब्सटेंस. ठीक है, तो ये डेंसिटी होता है, सिंपल नॉर्मल डेंसिटी. लेकिन कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते. सपोज आपको मास नहीं पता, किसी ऑब्जेक्ट का मास आपको नहीं पता है और आपको उसकी डेंसिटी निकालनी है, तो आप डेंसिटी निकाल ही नहीं सकते. उसके लिए क्या करेंगे आप, आपको उसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी पड़ती है. ठीक है, अब ये डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी किस काम आता है वो भी थोड़ा समझना है. उसके पहले डेंसिटी समझ लो, पहले डेंसिटी समझ लेते हैं. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. इसका यूनिट जो है कैसे मेजर करेंगे आप इसको, ऐसा यूनिट होता है इसका किलोग्राम पर मीटर क्यूब. किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास एंड मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम. सो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब. द प्रॉपर्टी ऑफ डेंसिटी इज वेरी यूजफुल इन डिसाइडिंग द प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस. अब देखिए, कोई भी सब्सटेंस की डेंसिटी फिक्स्ड होती है. किसी भी सब्सटेंस की जो डेंस, अगर आप लिक्विड्स या कोई खाने पीने की चीज़ है, जैसे कि आपका शहद, हनी का एक फिक्स स्टैंडर्ड डेंसिटी है. जो ओरिजिनल प्योर हनी होता है ना, उसकी डेंसिटी फिक्स होती है कि भाई इतनी डेंसिटी ही होनी चाहिए तो ये प्योर है. ठीक है, अगर उससे कम ज़्यादा है इसका मतलब कुछ तो भी घपला है उसके अंदर, कुछ तो गड़बड़ किया है, मिक्सिंग किया है उसके अंदर, है ना, तो प्योर नहीं है. तो डेंसिटी जो ये कॉन्सेप्ट है इसको प्यूरिटी पता करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. तो उसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर. मतलब आप कंपेयर करते हो, क्या करते हो आप उसको, उस सब्सटेंस की डेंसिटी को, जो एक्चुअली अभी आपने डेंसिटी कैलकुलेट करी सपोज आपने उस सब्सटेंस की, ठीक है, और आपको उसको पता करना है कि प्योर है कि नहीं है. ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हो आप, रिलेटिव डेंसिटी निकालते हो. रिलेटिव मतलब कंपेरेटिव, कंपेरिजन किया जाता है. किसके साथ कंपेरिजन करते हैं, वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेरिजन करते हैं. तो उसके लिए क्या करते हैं, उसका रेशियो निकालते हैं. मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. वाटर की डेंसिटी तो फिक्स होती है प्योर वाटर की. ठीक है, अब ये रिलेटिव डेंसिटी का रेशियो निकालते हैं. तो ये एक कांस्टेंट नंबर आता है. ये क्या आता है, एक डिजिट आता है, एक नंबर आता है. अब ये नंबर है कोई, तो इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर यूनिट नहीं होता है. रिलेटिव डेंसिटी डज नॉट हैव अ यूनिट. जैसे डेंसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, रिलेटिव डेंसिटी का ऐसा कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेशियो निकाल रहे हैं. कभी भी जो दो सब्सटेंसेस का रेशियो निकालते हैं तो उसमें कभी भी हम लोग यूनिट इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है, तो इससे प्योरिटी पता चलती है. मतलब अगर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्योरिटी सही होगी तो उसका जो रेशियो होगा ना, स्टैंडर्ड चार्ट होता है इसका, गवर्नमेंट के पास इसका स्टैंडर्ड चार्ट होता है रिलेटिव डेंसिटी का, कि रिलेटिव डेंसिटी इतनी ही आनी चाहिए. सपोज हनी की रिलेटिव डेंसिटी आती है 1/2, सपोज, हाँ 1/2, 1/2 नहीं आएगी, 5/2 आएगी सपोज. एग्जैक्टली नहीं है, मैं इसे मन से बता रहा हूँ. 5/2 अगर आती है सपोज, और स्टैंडर्ड डेंसिटी होनी चाहिए 7/2. इसका मतलब हनी आपका सही नहीं है, हनी जो है वो गड़बड़ है, गलत है, उसमें कुछ तो भी प्योर नहीं है, इम्प्योरिटीज़ हैं. ठीक है, ये समझ में आ गया. दिस बीइंग अ रेशियो फिजिकल क्वांटिटी दिस एज नो यूनिट. इसका कोई यूनिट नहीं है.
रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहा जाता है, और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये साइंस लैब में इस्तेमाल होता है। ये आपको जब ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हो, यूरिन टेस्ट वगैरह कराते हो ना, तो उसमें ये स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली जाती है और उससे आपको पता जाता है कि कोई बीमारी तो नहीं है, वो वहाँ पर भी अप्लाई होती है। बहुत सारी जगह पर ये स्पेसिफिक डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी का एप्लीकेशन होता है। इसको आप धीरे धीरे जब आगे स्टडी करेंगे ना हायर क्लासेस में, इसका आपको एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें सिर्फ एक पार्ट और आएगा, इसका 5th पार्ट इसका और एक आएगा, जिसमें हम लोग इसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जो पेज नंबर 21 पर हैं वो हम एक बार इसको स्टडी करेंगे, वो भी हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वॉट एवर द टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो। थैंक यू सो मच।